दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। गांव की माटी में पले बड़े सोनू और मोहन अब गांव से दूर चले गए, जबकि भानु अपने माता पिता और दो बहनों के साथ गांव के फुस्तैनी मकान में ही रहते थे। सोनू अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन भगवान ने उसे जीव आचाल शक्ति दी। उसके आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा मोहन भी 12वीं पास करके उसी के शहर चला आया। भानु पढ़ने में कमजोर था, तो वह गांव में ही खेती बाड़ी के काम में लगा रहा। सोनू ने कुछ दिन ठेकेदारी के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम भी किया। धीरे धीरे वह इस धंधे की बारीकियों को सीख गया और फिर उसने भी एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बना लिया। किस्मत ऐसी चमकी कि जल्द ही वह क्लास 1 का ठेकेदार बन गया। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने शहर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। उसका यह काम भी चल निकला। सर्वे ऑफ इंडिया के किसी बड़े अफसर के बच्चों को भी वह ट्यूशन पढ़ाता था, तो साहब से जान पहचान हो गई। जब पढ़े लिखे की कद्र होती थी, सरकारी नौकरी भी लग ही जाती थी। एक दिन साहब ने पूछा, मोहन बेटा, नौकरी करोगे? मोहन की तो मानो मन की मुराद ही पूरी हो गई। उसने भी झट हाँ कर दी। अगले ही रोज से वह सर्वे ऑफ इंडिया में लेखा लिपिक के पद पर काम करने लगा। सोनू को बिजली विभाग में दूर दराज के बड़े बड़े काम में ठेके भी मिलने लगे। उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। एक छोटे से गांव से इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी तरक्की पाकर सोनू के तो जैसे हाव भाव ही बदल गए। कभी कभार वह गांव में पिताजी के लिए भी थोड़े बहुत रुपये भी पैसे भेज देता। मोहन की भी ट्यूशन के साथ साथ नौकरी लगने में आमद में इजाफा हो गया। दोनों लड़कों को अपने पैरों पर खड़ा देख सोनू के पिता रामलाल ने बड़े बेटे के लिए शादी का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक जगह बात बन गई, जन्म कुंडली मिलाई गई, तो पंडित जी बोले, नारायण हरि, सारे गुण मिल रहे हैं यजमान। बस अब तो चट मंगनी पट ब्याह हो कर दो। लड़के का सोनू की उम्र भी शादी के लिए उपयुक्त थी। फिर रामलाल के दो छोटे लड़कों और सबसे छोटी बिटिया की भी शादी की चिंता थी। इसलिए उसने बेटे भानु से सोनू को चिट्ठी लिखवाकर उसके लिए रिश्ते की बात तय करने की सूचना भेज दी। सोनू तो वह शहर के रंग ढंग में रस बस गया था। उसने गांव की रिश्ते नातेदारी अपने स्तर से छोटी लगने लगी। उसने अपने यार दोस्तों और साथी ठेकेदारों में अपनी छवि पैदाइशी अमीरों जैसी बताई हुई थी। इसलिए पिता का पत्र पाकर वह इस बात पर नाराज हो गया कि बिना उसे बताए हुए आखिर उसके लिए रिश्ता ढूंढने के पिताजी की हिम्मत कैसे हो गई। लौटती डाक से ही उसने पिताजी को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर भेजा कि उसे गांव से शादी बिल्कुल नहीं करनी है। भविष्य में उसे बिना पूछे इस तरह की गुस्ताखी हरगिज न करने की सख्त चेतावनी भी पत्र में लिखी थी। एक सप्ताह बाद बेटे का पत्र मिला तो रामलाल बहुत दुखी हुआ। अनपढ़ रामलाल पत्र लेकर घर पहुंचा और उसने भानु को पत्र पढ़ने को कहा। सोनू की चिट्ठी मिलने की बात सुनकर माँ विमला देवी और बहन बरखा बहुत खुश हुई। भानु ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया तो किसी को भी सोनू द्वारा चिट्ठी में लिखी गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रामलाल ने पत्र में लिखी बातें सुनकर माथा पकड़ लिया। माँ ने भानु से चिट्ठी दोबारा पढ़ने को कहा। उसे विश्वास था कि भानु से चिट्ठी पढ़ने में कोई गलती हो रही होगी।
लेकिन दोबारा भी चिट्ठी में लिखे शब्द का हूबहू उच्चारण सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। परिवार में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सोनू की मति को अचानक क्या हो गया, कि क्या अब उसे अपने माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। एक सप्ताह ही बीत गया। आखिर माँ का मन न माना। उसने सोनू के पिता से कहा, क्यों जी, एक बात कहूँ? रामलाल बोला। हाँ हाँ कहो, विमला बोली। तुम एक बार सोनू को मनाने उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? रामलाल बोला। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन जेब थोड़ी तंग है। तेरे कहने पर गांठ का पैसा होने वाली बहू के लिए गुलबंद पर लगा दिया। अब तो सोनू से खर्च की उम्मीद भी नहीं है। 2-4 दिन रुक कर देखता हूँ, क्या पता मोहन का ही मनी ऑर्डर आ जाए। यह सुनकर नन्ही बरखा बोली, पिताजी मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, आप उनको लेकर बड़ी भाई से मिलने शहर चले जाओ। बरखा की बात सुनकर भानु बोला, चल पगली, शहर जाने के लिए पैसे नहीं रुपयों की जरूरत होती है। बरखा बोली, मेरे पास पूरे 200 रुपये गुल्लक में होंगे। पिताजी, तुम चाहो तो इस गुल्लक को तोड़कर देख लो। बरखा की बात सुनकर माँ बाप की आंखों में आंसू आ गई। पिताजी बोले, रहने दे बेटी, उस मतलबी बेटे के लिए मुझे बेटी का कर्जदार नहीं बनना है। यह सुनकर माँ बोली, बाद में वापस दे देना बरखा के पैसे, घर की ही बात तो है। ऐसी मुसीबत में दिमाग में ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। मेरे पास भी 101 रुपये रखे हैं। मेरी मानो तो तुम कल सुबह की गाड़ी से ही देहरादून निकल जाओ। रामलाल बोला, तुम लोग नहीं मानते हो तो ठीक है, मैं कल सुबह शहर चला जाता हूँ, लेकिन कल शनिवार है। शनिवार के दिन घर से बच्चों के पास जाना ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा करो, मेरा थैला और जूते अभी घर से बाहर निकाल दो। इसके गिनती शुक्रवार के दिन की होगी। बरखा ने झटपट रामलाल की जरूरत कपड़े और सामान एक थैले में डाला। दोनों बच्चों के लिए घर की खाने पीने की जरूरतें चीजें भी दूसरे थैले में पैक कर दिया। रामलाल को रात भर नींद नहीं आई। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने स्नान किया और सुबह की बस से सोनू से मिलने वह शहर की ओर निकल पड़ा। सोनू ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि उसका परिवार तो अंग्रेजों के समय से ही गांव में मालदार हैं। गांव में आज भी उसके नौकर चाकर और हलवाई घर और खेती बाड़ी का काम करते हैं। मोहन को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसे ही सब कुछ बताया करो, लेकिन सोनू नहीं जानता था कि इंसान की पोल जब खुलती है तो उस पर से लोगों का विश्वास उठने में एक क्षण भी नहीं लगता। शाम का समय था। रामलाल सोनू के पत्रों में लिखे गए पते को पूछते पूछते उसके दफ्तर में पहुंच गया। उस समय सोनू किसी मीटिंग के लिए अपने दफ्तर से बाहर गया हुआ था। सोनू के दफ्तर के बाहर गेट पर एक वर्दीधारी आदमी बैठा हुआ था। बूढ़े रामलाल ने उससे पूछा, क्या सोनू यहीं रहता है? बूढ़े की बात सुनकर वह वर्दीधारी आदमी बोला, आप कौन हैं साहब, को कैसे जानते हैं? बूढ़ा बोला, मैं उसका बाप हूँ। कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहा है। बूढ़े की बात सुनकर वह वर्दीधारी बूढ़े से गौर से देखते हुए बोला, साहब तो कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी फोन से उनसे बात करके आपके आने की बात बताता हूँ। रामलाल की समझ में यह सब बातें नहीं आ रही थी। उसने हिचकते हुए उस वर्दीधारी से पूछा, मोहन तो होगा घर पर, उसे कहो गांव से तुम्हारे पिताजी आए हैं। बूढ़े की बात सुनकर वर्दीधारी व्यक्ति बोला, अरे बाबूजी, ये घर नहीं,
साहब का दफ्तर है। बाबूजी और उसके छोटे भाई तो पीछे कोठी में रहते हैं। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे रास्ता बता दो। अपने को साहब का पिता बताने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं को साहब कहे जाने पर गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति उसके साहब का पिता है। आप कौन हैं? रामलाल ने अपना थैला उठाया और गार्ड के बताए रास्ते पर निकल पड़ा। गार्ड ने बूढ़े के हाथ से थैला लिया और बूढ़े के साथ कोठी की ओर। गार्ड ने घंटी बजाई तो कमरे से मोहन निकलकर आया। अचानक पिताजी को दरवाजे पर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पिताजी के पैर छुए और गार्ड को बैग अंदर ले चलने को कहा। कोठी के अंदर पहुंचते ही रामलाल की आंखें चौंधिया सी गई। इतना साफ सुथरा घर उसने जीवन में पहली बार देखा था। गार्ड ने मोहन से पूछा, साहब जी, क्या बड़े साहब को फोन करके बुला लूं? मोहन ने उसे तुरंत दफ्तर पहुंचने को कहा। उसके बाद पिताजी को चाय पानी पिलाकर इस तरह अचानक देहरादून पहुंचने का कारण पूछा। बूढ़े रामलाल ने डरते डरते बेटे को सारी बात बताई। मोहन ने बड़े भाई के मामले में हस्तक्षेप करना उचित न समझा। फिर भी पिता को सांत्वना देते हुए वह बोला, शाम को बड़े भाई साहब से बात करके देख लेना। जब तक आप आराम करो। रामलाल घर की हर एक वस्तु को बड़े गौर से देखता और फिर उसके बारे में छोटे बच्चों जैसी जिज्ञासा भावना से मोहन को पूछता। बेटा, यह तो बहुत महंगा होगा। मोहन हंसते हुए कहता, नहीं पिताजी, कोई खास महंगा भी नहीं है। शाम के करीब 7 बज चुके थे। गार्ड ने गेट से घंटी बजाई तो मोहन गेट पर पहुंचा। उसके पीछे पीछे बूढ़े रामलाल भी गेट तक पहुंच गया। गार्ड ने ऑफिस की चाबी मोहन को पकड़ाते हुए बताया कि साहब का फोन आया था। कह रहे थे कि रात को 9 बजे तक घर आएंगे। मुझे ऑफिस बंद करने को कहकर फोन काट दिया। साहब मीटिंग में बिजी होंगे। बूढ़े और मोहन को राम राम कहकर गार्ड अपने घर की ओर निकल गया। रामलाल ने मोहन से पूछा, क्या बात है? सोनू देर से क्यों आएगा? मोहन ने बताया, कोई अर्जेंट काम पड़ गया होगा, तभी भाई साहब देरी से आते हैं। इसके बाद मोहन शाम के भोजन की तैयारी में लग गया। बूढ़े रामलाल ने अपने थैले से माँ की हाथ से बने पकवान मोहन को पकड़ाते हुए कहा। मोहन को पकड़ाते हुए कहा, तेरी माँ ने यह कुछ मालपुए बनाकर दिए थे। कह रही थी सोनू और मोहन को बहुत पसंद है। मोहन ने अनमने ढंग से थैला पकड़ते हुए कहा, ओहो पिताजी, इस सब की क्या जरूरत थी? खामखा गांव से इतना बोझ उठोकर यहाँ तक लाई। रामलाल को मोहन की यह बात बहुत बुरी लगी। उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे गांव से मोहन का दूर दूर तक कभी नाता ही नहीं रहा हो। रामलाल बोले, बेटा बेटा, मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन तेरी माँ की जिद थी कि मेरे बच्चों को बचपन से ही ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। अब शहर में रहते हैं तो वहाँ भला कौन ये सब चीज़ें उनके लिए बनाएगा? यह कहकर बूढ़ा बरामदे में चला आया। बहुत देर से बूढ़े रामलाल ने बीड़ी नहीं पी थी, इसलिए उसने अपने जेब से गोल्डन 25 बीड़ी का बंडल और माचिस निकालते हुए वहीं मुड्डे पर बैठकर वह बीड़ी पीने लगा। बीड़ी के धुएं की धुंध जैसे कि मोहन के नाक तक पहुंची। वह भागते हुए बरामदे में आया। उसने बूढ़े से कहा, पिताजी, यह सब बीड़ी पीने की गंद लत आपकी कभी तक नहीं गई। चलो अंदर चलो, किसी ने देख लिया तो कहेगा न जाने किस लेबर को आज
खोटी में ठहराया हुआ है। मोहन की बात सुनकर बूढ़े से रहा न गया। वह बोला, क्या हुआ, लेबर कह देगा तो इससे मेरी शान न कटेगी। मोहन बेटा, मैंने जीवन भर मेहनत मजदूरी करके ही तो तुम्हें पाला पोसा है। आज तुम लोग दो पैसा क्या कमाने लगे हो कि तुम्हें अपने इस बूढ़े बाप की यह आदतें गंदी लगने लगी हैं। यह कहकर बूढ़ा एक बार फिर कमरे में आ गया। कमरे में पहुंचते ही मोहन ने पिताजी को महंगी सिगरेट की एक डिबिया और एक्सरे पकड़ाते हुए कहा, पिताजी आप व्यर्थ में नाराज हो रहे हो। ये लीजिए, आप सिगरेट पीजिए। ये बीड़ी आजकल लेबर लोग ही तो पीते हैं। आपको अगर बीड़ी भी पीनी है तो इत्मीनान से यहीं बैठकर पियो। अभी थोड़ी देर में बड़े भाई साहब आ जाएंगे। यदि उन्होंने यह सब देख लिया होता तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। रामलाल ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, अच्छा तो तू मुझे सोनू ठेकेदार का दोस्त दिखा रहा है। देख मोहन बेटा, बाप हूँ मैं तुम्हारा, पढ़ा लिखा नहीं हूँ वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा ओछापन मैं सब समझ रहा हूँ। गांव देहात का आदमी कौन सिगरेट पीता है? अरे तुम्हें पता है कि ये बूढ़ा अब इस लत को मरते दम तक नहीं छोड़ पाएगा। फिर भी वह रोक टोक, इससे अच्छा तो अपना गांव ही है। मोहन को अब अपनी बातों पर लज्जा सी आ गई। वह बोला, गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि गांव में माता पिता जी बरखा और बड़े भैया कैसे हैं? बूढ़े ने मोहन की बातों को अनसुना करते हुए बाथरूम की ओर चला गया। मोहन शाम के भोजन की तैयारी में लग गया। थोड़ी देर बाद रामलाल बाथरूम से निवृत्त होकर किचन में चला आया। उसने मोहन से पूछा, इस घर में तुम्हारा मंदिर कहाँ पर है? मुझे संध्या पूजन करना है। मोहन बोला, उधर है पिताजी, आपके पर्दा हटाइए, मंदिर सामने ही दिख जाएगा। रामलाल ने पर्दा हटाकर देखा तो घर के बाहर रोड के उस पार बहुत विशाल मंदिर दिख रहा था। बूढ़े ने फिर पूछा, क्या तुम घर में पूजा पाठ नहीं करते? मोहन बोला, नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ देते हैं, इतना समय भी तो नहीं मिलता। रामलाल बोला, तभी तुम दोनों की मति मारी जा रही है। जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती वह नरक समान होता है। ला मुझे एक लोटे में पानी दे, मैं यहीं बैठकर पूजा कर लेता हूँ। पिताजी, लोटा तो नहीं है, यहाँ तो जग या कांच के गिलास में पानी पीते हैं। लीजिए, यह कांच का गिलास ही ले लीजिए। मोहन बोला। रामलाल वहीं बैठकर संध्या वाचना करने लगा। जैसे ही संध्या पूजन से निवृत्त हुए, उसकी नज़र मोहन के पैरों में पहनी चमड़ी के चप्पलों पर पड़ी। रामलाल के मुख से निकल पड़ा, धू धू धू, हे भगवान, इस लोगों ने तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिया है। रसोई घर में चमड़े की चप्पल पहनकर खाना पका रहा है। देख बेटा, मैं नहीं खाऊंगा यह खाना, अनजाने में भी चाय पी गया है, भगवान मुझे माफ करना। मोहन यह सुनकर बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा था कि पिताजी को अच्छा लंच करवाएगा, लेकिन मन में सोची हुई उसकी बात मन ही में रह गई। उसने फटाफट चप्पल उतारे और किचन में झाड़ू पोछा लगाकर पिताजी को कहा, पिताजी, मैंने किचन को साफ कर दिया है, दोबारा से आटा गूंथकर आपके लिए अलग से रोटी सब्जी की व्यवस्था है, चाहो तो आप आकर देख लो। रामलाल ने मोहन से कहा, ठीक है, मैंने देख लिया। अरे प्रदेश में क्या आ गया है कि तुम लोग अपने नियम धर्म ही भूल गए हैं। तुम लोग ने कभी अपनी माँ को चूल्हे में चप्पल पहनकर खाना बनाते हुए देखा है? जो इस
इंसान पर अपनी मर्यादा को भूले जाता है, वह अधर्मी हो जाता है। अपने धर्म के संस्कार में रहना ही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। बूढ़े के उपदेश सुनकर मोहन वापस किचन में चला गया। उसने पिताजी के लिए दोबारा भोजन तैयार किया। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन सोनू अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो बूढ़े ने किचन में जाकर मोहन से पूछा, ये सोनू अभी तक नहीं आया क्या? यह रोज़ इतनी देर से घर आता है? मोहन ने बताया कि भाई साहब तो कभी कभी रात के 2 बजे तक घर नहीं पहुंचते हैं। कभी ज़्यादा हो जाती है तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। रामलाल ने कहा, अच्छा, तो उसने दारू पीने भी शुरू कर दिया। मोहन अब सतर्क हो चुका था, इसलिए उसने पिताजी की इस बात का जवाब न देकर उसने पूछा, आप सुबह से भूखे प्यासे हैं, इसलिए आप खाना खा लो। खाना परोसने से पहले उसने पिताजी से पूछा, आपके लिए खाना टेबल पर परोसूं या बिस्तर में बैठकर ही खाना खा लेंगे? बूढ़े ने जवाब दिया, सोचा था बहुत दिनों बाद बेटों से मुलाकात हो रही है, बैठकर एक साथ भोजन कर लेंगे, लेकिन उसे अपने बाप से मिलने की फुर्सत कहाँ है। ऐसा कर मेरे लिए ही यहीं रसोई में ही कोई चटाई बिछा दे, यहीं बैठकर गर्मा गर्म 2 फुलके खा लूँगा। मोहन ने कहा, ठीक है कहकर तुरंत वहीं पर पिताजी के लिए चटाई बिछा दी और अपने पिताजी को गर्मा गर्म भोजन परोसा। खाना खाते खाते रामलाल बोले, खाना तो अब बहुत अच्छा बना लेते हो मोहन, घर से दूर रहकर। चलो, यह तो सीखा तुमने। मोहन बोला, हाँ, काम चलाने लायक बना लेता हूँ पिताजी। भोजन करने के लिए बाद रामलाल ने बैठक में जाकर एक बीड़ी सुलगाई और बीड़ी पीकर फिर बरामदे में टहलने लगा। इस बीच सोनू का फ़ोन आया कि उसे आज मीटिंग में देर हो जाएगी, इसलिए वह भोजन कर लें। मोहन ने सोनू को पिताजी के आने की सूचना दी तो सोनू ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। मोहन ने 10 बजे तक सोनू का इंतज़ार किया और उसके बाद उसने सोनू का भोजन पैक करके टिफ़िन में रख दिया और खुद भी भोजन करने लगा। रामलाल ने मोहन से पूछा, क्या बात सोनू अभी तक घर क्यों नहीं आया? क्या आज वह रात भर काम पर ही रहेगा? सोनू बोला, शायद आज कुछ ज़्यादा ही काम होगा भाई साहब को। रामलाल ने एक लंबी सी सांस लेते हुए कहा, चलो ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज देख भी लिया, तो खाना खा। और हाँ, मैं सो रहा हूँ, आज वैसे ही सोने में देर हो चुकी है। गांव में तो 8 बजे खाना खाकर इस समय में 4 नींद सो जाता था। मोहन ने पिताजी का बिस्तर तैयार कर दिया। रामलाल सुबह से थका हुआ था, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ गई। मोहन ने भोजन करने के बाद घर का काम समेटा और फिर वह भोजन का टिफ़िन लेकर सोनू के दफ्तर की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए घर का गेट खोला, रामलाल की आंख खुल गई। वह बोला, कहाँ जा रहे हो मोहन? क्या सोनू आ गया? मोहन बोला, जी नहीं पिताजी, भाई साहब का फ़ोन आया था, शायद उन्हें देर हो जाएगी दफ्तर में, इसलिए उनका खाना वहीं पहुंचा कर आता हूं। आप आराम करो, मैं 10 मिनट में आया। रामलाल बोला, ऐसा भी क्या काम उसने पास जो वह खुद आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने न आ सकता? 2 मिनट रुक, मैं अपनी धोती पहन लूँ, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगा। वह बड़ा आदमी हो गया है, तो मैं ही उस लोट साहब से मिलने आता हूँ, जहाँ 400 किलोमीटर दूर से चलकर आया हूँ। एक फर्लांग और सही। यह कहकर बूढ़े ने अपनी धोती कुर्ता पहना और हाथ में लाठी पकड़कर वह मोहन के साथ चलने को तैयार हो गया।
मोहन ने समझाना चाहा कि इतनी रात में आप कहाँ कहाँ जाओगे, भाई साहब से सुबह मुलाकात कर लेना। लेकिन बूढ़े बाप ने जिद ठान ली कि मैं अभी सोनू से मिलूँगा। कि क्या करें, भाई साहब का इस समय होश में न होंगे, मुझे तो बुरा भला कहेंगे ही, लेकिन अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मोहन के सामने आगे कुआ और पीछे खाई जैसी स्थिति थी। आखिर उसने घर से बाहर कदम निकाल ही लिया। रामलाल भी उसके पीछे पीछे चल दिया। दफ्तर के बाद पहुंचते ही उसने हाथ जोड़कर धीरे से पिताजी से कहा, पिताजी आप भाई साहब से कुछ न कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अच्छे आदमियों को इन शराबियों के मुंह नहीं लगना चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। रामलाल के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मोहन उसे यह सब क्या कह रहा था। क्या मैं नादान हूँ या फिर इनका बाप न होकर कोई बाहरी व्यक्ति हूँ। मोहन ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से सोनू ठेकेदार ने दरवाज़ा खोला और मोहन के पीछे खड़े रामलाल को देखते ही वह बोला, आप कौन हैं? इस समय मेरे दफ्तर से के बाहर क्या कर रहे हैं? मोहन ने खाना खाने टिफिन सोनू को पकड़ाते हुए कहा, भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे पिताजी हैं, गांव से मिलने आए हैं। आपको? सोनू बोला। पिताजी? अरे किसके पिताजी? हमारे पिताजी इस समय गांव में अपने महल में सो रहे होंगे। लगता है पी मैंने हैं और असर तुझे हो रहा है। मोहन मेरे भाई सोनू को इस स्थिति में देख बूढ़े का तारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बूढ़े ने अपनी लाठी का फटकारते हुए कहा, अरे निर्लज्ज, शराबी के नशे में अपने बूढ़े बाप को भी नहीं पहचान रहा है। बूढ़े की कड़कती आवाज़ सुनकर दो अन्य नौजवान भी सोनू के दफ्तर से बाहर दरवाजे तक पहुंच गए। सोनू के हाथ से टिफिन लिया और सोनू से बूढ़े का परिचय जानने के लिए पूछा, कौन है बूढ़ा? रात में यहाँ क्यों ठेकेदार साहब को परेशान कर रहा है? उनकी यह बात सुनकर रामलाल गुस्से से आग बबूला हो गया। वह बोला, क्या बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? अपने पिता तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो, पर तुम्हें कहूँ भी तो किस मुंह से? जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या कहें? सोनू ने अपने यार दोस्तों से अपने घर की स्थिति ठाट बाट वाली बताई हुई थी। बूढ़े की बात सुनकर दोनों युवकों ने समझा कि शायद वह व्यक्ति सोनू के साथ काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने सोनू से को कहा, सर इसका जो ही हिसाब है इसे लेकर चलता करो, मजाक किरकिरा कर रहा है। यह सुनकर सोनू बोला, अरे इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। न जाने पिताजी ने इनको यहाँ क्यों भेज दिया। पहले गांव में परेशान करता था, अब वहाँ भी मुझे चैन से नहीं जीने दे रहा है। रामलाल ने इतना सुना तो वह गुस्से में तपतपाता हुआ बोला, होश में रह नालायक, बेशर्म की भी हद होती है। 2 पैसे क्या कमाने लगा कि अपनी औकात भूल गया तू? सोनू से अब रहा न गया। वह गुस्से में तपतपाते हुआ अंदर आ गया। अपने हाथ में 100 रुपये की 2 गड्डियां लेकर उसने मोहन के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये लो 20,000 और दफा कर को इनको मेरे सामने से। यह कहते हुए उसने अपने दोस्तों को अंदर चलते को कहा और फिर दफ्तर का दरवाज़ा बंद करने लगा। रामलाल ने उसका गिरेबान पकड़ा और कहा, तू है, तेरे इन कागज के कलदारों पर तू